dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic again in this series part 3 is adverb clause of cause और reason. जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्थ पार्ट आ चुका है और पार्ट 3 चल रहा है. एडवर्ब क्लोज की इस सीरीज में हम थोरो स्टडी कर रहे हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, उसमें हम उनको कितनी तरह की क्लोजेस में ब्रेक कर सकते हैं. और आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 4 पर. इसको डिटेल में आज हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं. अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और ग्रामर के इस एडवर्ब क्लोज की पूरी सीरीज को स्टडी करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ. और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कराइए. आइए शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज एंड रीजन. जैसे कि आप जानते हैं कि कॉज क्या होता है. कॉज कारण से संबंधित है और रीजन भी कुछ ऐसा ही बताता है. तो सबसे पहले देखेंगे कि इस तरह के एडवर्ब क्लोज के अंदर कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं. तो इसके अंदर आपका जाना पहचाना कंजंक्शन है बिकॉज. इसमें आप एज भी यूज करते हैं, इसमें आप दैट यूज करते हैं. दैट को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि भाई नाउन क्लोज की याद आ गई कि जहां पर की आता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं. लेकिन आप देखेंगे कि दैट का एक अलग यूज भी है. इसके अलावा आप देखेंगे कि सिंस भी क्योंकि को डिनोट करता है और इससे अलग एक अलग ही कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको नॉट दैट. तो ये एडवांस फॉर्म में चला गया. ये हमारे जनरल कंजंक्शंस हैं जो कि आम लाइफ में हम डे टू डे में इनको समझते रहते हैं. ये जो आपका लेक्चर है ये आपके 10 से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए बिल्कुल फाइनली बहुत ही सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको फ्रूटफुल साबित होने वाला है. आइए शुरू करते हैं बिकॉज से. इसको अगर हम हिंदी में एक शब्द कहें तो क्योंकि बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सेंस निकल करके आता है. यहाँ पर जो बिकॉज है, बिकॉज का यूज हम सेंटेंस के मिड में करते हैं और बिकॉज में आप कहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सका चूंकि वह बहुत गरीब था. तो इस तरह के सेंटेंस में आप कहते हैं ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज because he was very poor. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा रीजन है वो बाद के अंदर आया. तो हमने यहाँ पर कंजंक्शन बिकॉज का यूज किया. बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि आपको एडवर्ब वाई का आंसर मिल गया और आंसर मिल गया आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के थ्रू. तो इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वजह से ही हुआ क्लोज और इस तरह से हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लोज. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि बिकॉज से सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं जो कि रॉन्ग होती है. अगर आप सेंटेंस की बिगिनिंग में बिकॉज को इंडिकेट करना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे एज. बिकॉज बिगिनिंग में नहीं लिखा जाता और आप लिखेंगे एज ही वॉज पुअर. यहाँ पर हमने इसकी जो हिंदी है वो नहीं लिखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. एज ही वॉज पुअर, ठीक है. फिर आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि एज जो है आपका बिगिनिंग में आ चुका है और आप आगे लिखेंगे ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज. ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज. ठीक है. अब बात आती है, अभी दैट को देखेंगे क्या होता है सिंस की. अभी तक हमने जो सिंस को जाना तो जनरली हमारे माइंड में रहता है सिंस का मतलब होता है जब से, काम करने से, आने से, और हम इसको परफेक्ट टेंस के साथ ऐड करके हमेशा देखते हैं. आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सिंस का मतलब है वो क्योंकि का है. कई बार आपने एक चूंकि जैसा क्योंकि का मीनिंग देने वाला वर्ड सुना होगा.
तो अगर हम तीनों की कंपैरिजन करें तो बिकॉज जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज शोइंग कंजंक्शन है, और चूंकि हल्का फुल्का कॉज देने वाला है, तो आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस कहेंगे जिसमें बहुत बड़ा कारण दिखाई नहीं देता, चूंकि वह खामोश था इसलिए किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। इट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्ट और रीजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कहेंगे सिंस he was quiet, nobody notice। अब चूंकि यहाँ was है तो यहाँ आ जाएगा noticed him। हमने बोला था कुछ नहीं कहा, इंग्लिश बदल दी, तो यहाँ पर noticed him भी इसका यूजेज में आ सकता है। तो यहाँ पर since का मतलब आपने क्योंकि में लिया, as क्योंकि में लिया, एज जैसे कि में भी आता है तब भी आप जो है कारण ही बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके तीन कंजंक्शंस हुए, बिकॉज हुआ, एज हुआ, सिंस हुआ। फ्यूचर में हम कुछ और लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें एज जहाँ जहाँ भी आता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उन सारे एज से रिलेटेड कंजंक्शंस को हम एक जगह पढ़ लेंगे और उनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे क्लोज एनालिसिस में। इन सब के लिए आप बने रहिएगा और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अब यहाँ पर हम एक नया कंजंक्शन देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं दैट। आप कहते हैं मैं खुश हूं क्योंकि आपने इस बात को पसंद किया, तो आपका सेंटेंस होगा आई एम हैप्पी दैट यू लाइक इट, या आई कैन से यू लाइक इट, आपने इसे पसंद किया या आप इसे पसंद करते हैं कहते हैं आप, तो यहाँ पर लाइक की जगह लाइक लगाएंगे। आई एम हैप्पी दैट यू लाइक इट। तो यहाँ पर दैट का मतलब ठीक है नहीं, बल्कि यहाँ पर बिकॉज से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर ना कोई स्पीकर है, ना लिसनर है, ना कुछ आपने फाइंड आउट किया है, तो ये दैट आप जब देखेंगे तो नाउन क्लोज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में। इस तरह का सेंटेंस देख करके जब आपको क्लोज का ऑप्शन दिया जाता है कि क्या क्लोज है इस सेंटेंस में, तो आप नाउन क्लोज नहीं, आप कहेंगे इसके अंदर एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन और कॉज कहेंगे तो और भी अच्छा है, बिकॉज इन दिस वे यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एडवर्ब क्लोज एंड कॉज और रीजन। इसके बाद आपका दूसरा कंजंक्शन आता है, क्या आता है, नॉट दैट। अब नॉट दैट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होने से ऐसा भी हुआ, तो कोई भी जो दूसरा एक्शन है पहले ना होने की वजह से हुआ, तो इसके अंदर आपको जो बिकॉज है, जो कारण है, वो एकदम आसानी से दिखाई नहीं देता। तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसा नहीं था कि उसके सामने कोई खतरा नहीं आया, एक बार तो गोली खाली चली गई, तो गोली खाली चली गई तो खतरा सामने आया। खतरा सामने क्यों आया? क्योंकि गोली खाली चली गई थी। तो इस तरह से सीधे बिकॉज में ना कह करके आपने लिखा ऐसा नहीं था कि उसके सामने कोई खतरा नहीं आया, तो आपकी ट्रांसलेशन बनेगी नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर there were times when bullet missed the mark। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोली खाली चली जाने को यहाँ पर एम्प्टी जैसे वर्ड्स यूज ना करके एक कोलोकेशन की तरह से यूज किया है, मिस द मार्क। अगर बुलेट मिस द मार्क है तो यानी गोली खाली चली गई, लगी नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नॉट दैट को यूज किया। फाइनली ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पर नॉट दैट आया है तो नॉट बिकॉज की तरह से आया है, और आप इसको जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज और रीजन के अंदर इसको रखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज का फिफ्थ पार्ट, और वह है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। पिछले वाले में हम कारण पढ़ रहे थे, अगर कोई आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है। कंपाउंड सेंटेंस में आप सो लगा करके रिजल्ट लगा देते हैं कि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ सो नहीं लगाना है, सो लगेगा लेकिन सो के साथ कुछ और आएगा।
आइए अब हम जो है उसकी यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो हमारा जो कंजंक्शन होगा यहाँ पर एक तो होगा सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दैट के बाद की क्लोज, जिसके अंदर आपका कैन नॉट भी आ सकता है, जिसके अंदर आपका विल भी आ सकता है, या आपकी कोई दूसरी वर्ब, कोई दूसरा टेंस भी आ सकता है। इससे अलग आप अकेला दैट भी यूज कर सकते हैं, तो दैट भी रिजल्ट को दिखाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दैट का एक नया रूप नाउन क्लोज के बाद, अभी हमने पिछली क्लोज के अंदर दैट मीन्स बिकॉज के सेंस में पढ़ा, अब यहाँ पर हम इसको सो के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब इनकी स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जांपल है वह है सो दैट को लेकर के। हमने कहा वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। बहुत आसान सेंटेंस है, आपने कई बार सुना होगा। इसी को ऊपर पे दूसरे सेंटेंस भी बनाएंगे भी हम कि वह चल नहीं सकता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वह चल नहीं सकेगा, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धीमे धीमे चल रहा है। तो सकता है या कैन नॉट की जो मिथ है इसे आप ब्रेक कर दीजिए। हमेशा कैन नॉट आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आपका ट्रांसलेशन क्या बनने वाला है? He is so weak। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव प्लस सो आ गया। दैट की के लिए he cannot walk। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं he will not be able to walk। आप इसे किसी और टेंस के अंदर बना सकते हैं he is walking slowly, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपका जो सेंटेंस है वो रिजल्ट इस तरह से भी आप दे सकते हैं he ran so fast। अब यहाँ पर सो के बाद जो फास्ट है वो रेन को बता रहा है, तो रेन को बताने के लिए ये एडवर्ब कहलाया। he ran so fast that he won the race। that he won the race। तो यहाँ पर आपने वन देखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कैन नॉट यूज करें, दूसरी तरह से भी यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं केवल दैट के बारे में, जो कि आपको रिजल्ट की तरह से यूज करना बताएगा। दैट के लिए आपका एग्जांपल होगा वह इतना अच्छा आदमी था कि सब उसका सम्मान करते थे। तो एक तरीका इसे लिखने का यह है he was so good। कभी सिंगुलर नाउन बाद में आ जाए तो आपको ए लिखना आर्टिकल जरूरी होता है। वावल और कॉन्सोनेंट की बिगिनिंग देते हुए he was so good a man that everybody respected him। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। अब जब आप एडवर्ब बिगिनिंग में लगाते हैं तो इसको स्पेशल तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि एडवांस फॉर्म कह सकते हैं सो गुड अ मैन वाज ही। याद रखिएगा जब भी एडवर्ब और उसका पार्ट बिगिनिंग में आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकल आता है और सब्जेक्ट पीछे रह जाता है। और आप इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अब ये सेंटेंस है एज इट इज रहेगा दैट एवरीबॉडी रेस्पेक्टेड हिम। तो ये सेंटेंस जो है आपको अच्छे से समझ लेना है। और इस सेंटेंस में आपने देखा कि जब आपका एडवर्ब वाला जो पार्ट है आपने पहले लिया तो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ गई। अब आता है हमारा 6th पार्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। जैसे हम कंपैरिजन सुनते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारे माइंड में आती हैं, और इनफैक्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आना सही भी है। तो जो कंपैरिजन है वो एडजेक्टिव्स को लेकर भी होता है, जो कंपैरिजन है वो एडवर्ब्स को लेकर भी होता है। तो यहाँ पर हम एडवर्ब को ले तो रहे हैं, साथ में क्लोज के फॉर्म में हमें वह एडवर्ब लेना है।
तो इसके अंदर जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं वह होता है सो, एज, एज, ठीक है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नो लेस देन, ठीक है। और देन अकेला भी यूज हो सकता है कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ। और तीसरा रूप आपका होता है द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। इसको हम ग्रेजुअल राइज या ग्रेजुअल फॉल भी कहते हैं। और इससे अलग आप सेकंड पार्ट में जब जाते हैं तो द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री आप इस तरह से बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि द के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री कैसे आ गई, तो हम आपको बता दें कि द के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री जब आपके जो दोनों पार्ट्स हैं क्लोजेस के वो ग्रेजुअल राइज करते हैं, एक घटता है तो दूसरा घटता है, ग्रेजुअल फॉल करते हैं, या एक राइज करता है तो दूसरा करता है, तो दोनों तरफ द लगाया जाता है। जबकि जनरली कंसीडर किया जाता है कि द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आती है। तो अब आइए इनके कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रेजुअल राइज को ही क्यों ना देख लें। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड हमारा सेंटेंस है कि जितना आप कमाते हैं उतना ही आप खर्चा करते हैं, उतना ही आप खर्च करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर द मोर ही लगाएं, जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही तरह के कॉम्परेटिव डिग्री के एक ही सिमिलर वर्ड्स आए, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे द स्मॉलर, ठीक है, आगे द टॉलर, द मोर, ठीक है, आगे द बेटर। तो मोर दोनों तरफ आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में बाई चांस ऐसा हो गया है, द मोर यू अर्न, कॉमा, द मोर यू स्पेंड, द मोर यू स्पेंड। तो आपने देखा है द मोर का यूज आ गया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब हम सो एज को लेकर के बात करेंगे। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा कि वह इतना समझदार है जितने आप, तो वह इतना समझदार है जितने आप। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं हम, तो वर्ब तो एक ही आई, तो आप आगे ये मान लीजिए कि हमने लिखा है आप हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर एज वाइज। तो ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री भी चल रहा है, यू आर एज वाइज, वह इतना समझदार है। तो यहाँ पर सॉरी यू आर नहीं आप करेंगे, ही इज एज वाइज एज यू। और आप चाहें तो आर लिख करके बाद में फुल स्टॉप लगाएं, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है, हम यहाँ कलर इसलिए बदलें ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, वह इतना लंबा नहीं है जितने आप या जितनी वह। तो अब यहाँ पर वह के साथ है हो गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ही इज नॉट। अब यहाँ नॉट आने पर आपको सो लगाना बेटर होगा, हालांकि कुछ ग्रामेरियंस नॉट के साथ भी एज यूज कर लेते हैं। अगर आपको एज आए और सो आए तो नॉट के साथ हमें सो चूज करना होगा। ही इज नॉट सो टॉल एज शी इज। अब आप इज लिखें या ना लिखें, ये एडवर्ब क्लोज के अंदर काउंट होगा। मेन फीचर आपको जो है ये लर्न करने की कि नोट के साथ सो आता है। ये इससे रिलेटेड, नो लेस देन से रिलेटेड और इसी के जैसा आगे हम मच यूज करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं। तो हम इसमें यहाँ पर आते हैं, वह आपको इतना पसंद करता है कि जितना मैं, और इसको अगर हम इससे जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि अच्छा यही है, वह आपको मुझसे कम पसंद नहीं करता है। तो आप लिखेंगे ही लाइक्स यू नो लेस देन। आप यहाँ पर आई लिखकर छोड़ दें या आई लाइक यू पूरा लिख दें। बेहतर ये होता है कि आप लिख दें आई डू।
जब आपके वर्ड्स, आपकी वर्ब और आपका ये वाला पार्ट एक जैसा होता है तो आप वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब पर इसको लास्ट करके छोड़ देते हैं। अब इतना पसंद करता है जितना मैं, तो यहाँ पर आएगा एज मच एज, ये आएगा आपका इसमें, तो आप कहेंगे ही लाइक्स यू एज मच एज आई डू, और या आई लाइक यू या आई। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर पसंद वह कर रहा है, ठीक है, और मैं कर रहा हूं, और पसंद किसी और को किया जा रहा है और ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर मी आता है। कहने का मतलब यह है, अगर पसंद करने वाला ये भी है, पसंद करने वाला ये भी है और यू दोनों का ऑब्जेक्ट है, तो ये आई आएगा। लेकिन अगर ही इसको भी पसंद कर रहा है और इसको भी पसंद कर रहा है और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है कि आपको ज्यादा पसंद करता है मेरे से, तो फिर यहाँ पर आपको मी लिखना पड़ेगा। तो कई बार एरर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम ये नहीं जान पाते कि आई लिखना है कि मी लिखना है। अगर पसंद किए जाने वाले ऑब्जेक्ट हैं तो मी आएगा, और पसंद करने वाला एक होने वाला एक करने वाला, अगर करने वाला है तो आप आई लिखेंगे। तो आई थिंक ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सीरीज के अगले पार्ट्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम लिखते रहिए, हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।